चलिए तो आज ज्योग्राफी का क्या टॉपिक चलेगा? भारत का कृषि के बारे में। इसका मुख्यतः 2 क्लास होगी, ठीक है। आज मेनली इंट्रो क्लास है, इंट्रोडक्शन इसमें बताएंगे, और कल इसमें जितना सारा फैक्ट है, डाटा है, सब कल इंक्लूड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इंट्रो क्लास में देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले जब भारत की कृषि की बात आती है तो कृषि का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सिंपल सी एक शब्द में बताइएगा। आर्थिक लाभ कमाने के लिए। आर्थिक स्थिति, जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 70% लोग जो कृषि पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। 70% 70% लोग क्या करते हैं, कृषि पे डिपेंडेंट है। लेकिन कंट्री क्या है, कृषि पर वही 70% लोग इंडिपेंडेंट है। और कृषि सेक्टर में जो खेती का क्षेत्र है, उसमें हमारा देश का जो स्थिति है बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था? 47 में। उसी के आसपास चाइना का भी आजाद हुआ था, ठीक है। तो उस समय हमारे पास मुख्यतः सोर्स क्या था? खेती ही था, और चाइना के पास भी खेती ही था। लेकिन हम किस चीज पर ध्यान दिए? पंचवर्षीय योजना ला के भारी उद्योग पर, बड़ा बड़ा प्लांट बैठाएं, ये बैठाएं, बड़ा बड़ा डैम बनाए, ये सब पर ध्यान दिए, ठीक है। कृषि को मुख्य धारा में नहीं लाया, उसमें ज्यादा इनोवेशन नहीं किए। लेकिन चाइना क्या किया कि कृषि को उन्नत बनाया, कृषि में ही अपना विकास किया। जब कृषि में अपना उत्पादकता बढ़ाया तो धीरे धीरे वहां से क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब किसी भी नया क्षेत्र में जाइएगा तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा टफ भी होता है। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की पढ़ाई किए हैं, और अचानक से आप करने लगिए किस चीज का, यूपीएससी का तैयारी, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको टफ लगेगा, है ना। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट है, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हैं, अगर नीट का तैयारी करिएगा तो कम भार पड़ेगा। लेकिन वहां से अगर आर्ट्स क्षेत्र में जाइएगा तो ज्यादा पड़ेगा। तो वैसे ही एग्रीकल्चर तो यहाँ के लोगों का था ही, खेती करना जानता ही था, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन करना जानता था। तो उसको बेहतर ना बनाकर हम किस चीज पे ध्यान दिए? भारी उद्योग पर। लेकिन वही चाइना क्या किया, कृषि को बेहतर बनाया, अपना उत्पादकता बढ़ाया। जब उत्पादकता बढ़ेगा तो उसके पास पैसा बढ़ेगा, इंडिपेंडेंसी बढ़ेगा ना। जब हमारे पास खाने के लिए खाना ही नहीं है तो हम क्या उद्योग में काम करेंगे, क्या इसमें काम करेंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो वही है भारत का कृषि। अब इसमें कुछ फैक्ट है, देखिए भारत है, भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो सब जगह तो खेती नहीं होता है। बहुत जगह पहाड़ है, पठार है, नदी है, तालाब है ना, ठीक है। तो उसमें कितना जगह पे खेती का जगह है, कृषि करने योग्य भूमि है? तो 51%, आधा से 1% ज्यादा। कितना? आधा से 1% ज्यादा जो है कृषि के योग्य खेत है। 51%, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 51% कितना है? कृषि योग्य है, ठीक है। पहले ये क्या था, राज्य सूची का विषय था। इस पर राज्य जितना भी कानून नियम बनाएगा ना, कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन अब क्या हुआ, 2006 में एक संशोधन हुआ, एक आयोग बनाया, गठन किया गया, जिसका नाम था एनएफसी, नेशनल फार्मेसी या फार्मर काउंसिल। इसका रिपोर्ट आया, कहा कि इसको राज्य का सिर्फ विषय नहीं रहने दीजिए, इसको मिक्स्ड लिस्ट में डालिए, संवर्ती सूची में डालिए, स्टेट से संवर्ती में डालिए। काहे कि राज्य सरकार तो नियम बनाएगा ही, लेकिन अब खेती करने के लिए फर्टिलाइजर, बढ़िया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बढ़िया से अच्छा से खेती का विस्तार कैसे होगा। जैसे टेक्नोलॉजी मींस पहले आदमी हल से जोतता था, हल से जोतते जोतते फिर क्या किया, बैल का यूज किया, बैल से भी ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से फिर पावर ट्रैक्टर आया, पावर ट्रैक्टर के बाद अब हार्वेस्टर की क्या बोलते हैं वो आया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है। तो किसका काम है? स्टेट का नहीं, केंद्र का काम है। तो संवर्ती सूची में इसको इन्वॉल्व किया गया। कब? 2006 में। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछेगा बीपीएससी। ये नहीं पूछेगा कि कितना जमीन है, कितना पे हम खेती कर सकते हैं। बीपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि जो कृषि है, राज्य सूची से कौन से आयोग के सिफारिश पे या कब ये किया गया था, संवर्धित सूची में डाला गया था। तो कब? 2006 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब कृषि का मतलब यहाँ मुख्य रूप से क्या, किस चीज का खेती होता है? 2 चीज का, अन्य में गेहूं और चावल, 2 चीज का सबसे ज्यादा होता है। उसमें भी चावल का सबसे ज्यादा। पूरा साउथ चावल पे डिपेंडेंट है। पूरा साउथ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मतलब समुद्र के किनारे वाला जितना है सब, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो गेहूं भी होता है।
सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। फिर कल पे डीपली बताएंगे जितना भी है दलहन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये सब कल का, ये डाटाबेस क्लास कल का होगा, आज सिर्फ इंट्रो है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 47% पर चावल होता है किसका? हाँ, किसका 47% पे? पूरा टोटल 51%। टोटल 51% के 47% पे, मतलब 51% पे खेती हो सकता है। अब वही जितना 51% जमीन आएगा उसका 41% में क्या होगा? चावल। अब बाकी 59 पर गेहूं जितना है सब, मक्का तक्का सब होगा। ठीक है, अब देखिए विश्व में भारत का चावल में भी दूसरा स्थान, गेहूं में भी दूसरा स्थान। बीच में लगता है चावल में प्रथम स्थान आ गया, लेकिन फिर दूसरा स्थान हो गया। प्रथम चावल है चाइना है ना। ठीक है, तो दोनों में दूसरा स्थान पे भारत है और दोनों में पहला स्थान पे चीन है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए कृषि 51% है, तो कृषि के साथ साथ थोड़ा थोड़ा और जान लीजिए। चारागाह के लिए जमीन जो है कितना है? 4। कैसे याद रखेंगे? 4% चारागाह। 4 मतलब 4 चारगाह। ठीक है, 4% में चारगाह हो गया। 21 में वन। ठीक है, 21 में कितना? 21% वन। 21% वन। 2-1 मतलब वन मतलब जंगल। कितना पर जंगल है? 2-1 पर। 2-1 पे वन है। अब 2-4 कुछ डिफरेंस नहीं है क्या? वन और जंगल में नहीं, जैसे नहीं, जंगल जैसे वन बहुत तरह का होता है, जंगल भी वही चीज हुआ, वन भी वही चीज हुआ। उसको साइनो ने पूछ रहा था, तो बोला कि वन और जंगल में क्या अंतर है? बोला कि वन जो है जिसको हम लोग तैयार कर सकते हैं और जंगल जो है वो अपने आप तय है। अच्छा, हाँ, तो उसी का ये कर दिया गया पार्टीशन। तो इससे लगाता है कि वन और जंगल एक ही मिला दिया इसमें। नहीं, चीज वही है। एक है कि कहा गया कि आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं, वन को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जंगल है जो नेचुरल पहले ही से जो है उसको है, उसको जंगल कह सकते हैं। आप एक पहले ही कहीं से झाड़ है अपने से जम गया है, जिसको झाड़ है तो कहते हैं कि जंगल हो गया। ठीक है, और एक वो है कि आप बागवानी लगवाएं, क्या किए? वनीकरण किए, अशोक का पेड़ लगाएं, ये वो करके अपना क्या कीजिए। अभी सरकार है जो जन जीवन हरियाली ला रहा है, उसके तहत क्या कर रहा है? वन को प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो वृक्षारोपण कर रहा था, क्या कर रहा है? वनीकरण उसको बोलते हैं, वनीकरण कर रहा है। लेकिन कहीं ये नहीं सुनिए कि जंगलीकरण हो रहा है। है कि आमतौर पर समझे, जंगलीकरण नहीं होता है, वनीकरण होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो 4 में चारागाह, 2-1 में वन और 24 में बंजर। कैसे? तो 4 में भी लास्ट में रह आ रहा है, इसमें बंजर में भी रह है। ठीक है, 24 बंजर। ऐसे हूँ, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। 51 4 21 जोड़िएगा तो कितना हो गया? जो बचेगा 24%। 24% क्या हो जाएगा? बंजर। बंजर मतलब ई वाला पार्ट कृषि नहीं है। वही अरावली पर्वत जो है रोके हुए है, बंजर होने से बचाए हुआ। अगर अरावली पर्वत ना रहे तो ये जो है ना, ये यहाँ आके 60% भारत क्या हो जाएगा? बालू के कटोरा बन जाएगा, बंजर हो जाएगा, बालू का परत चढ़ जाएगा सब जगह। हाँ, अरावली के तो 90% जो है वो 100 मीटर से। हाँ, वो बनाया है, उस पे अलग अलग वीडियो हम बनाए हैं, देख लीजिएगा। वही उसका क्राइटेरिया रखा था कि 100 मीटर से अगर कम रहेगा तो उसको हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। 90% जो है ना, 90% जो ऊंचाई उसका है वो पूरा मतलब कि 100 मीटर से कम ही है। नहीं, समुद्र लेवल से नापे नहीं किया तो कम पता है। 90% जैसे मेजरमेंट जो होता है ना, लैंड से होता है। ठीक है, कि जमीन से कितना ऊंचाई है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि समुद्र तल से ना नाप, कहीं का भी हाइट ना पाता है ना, तो ऊपर से मापिएगा ना। समुद्र तल से वहां नाप के कर रहा था, समुद्र तल से कितना होगा क्या होगा वो अलग विषय है। ठीक है, वो अलग विषय, उस पर लंबा हो जाएगा वीडियो पे। ठीक है, तो अब देखिए भारत में चावल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो चावलों में बड़ी तरह का होता है। पुलाव वाला अलग, माड़ भात वाला अलग, खिचड़ी वाला अलग होता है ना, बिरयानी वाला अलग। देखिए सबका निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है उसका क्या नाम है? IR-20। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला चावल का नाम है IR-20। IR देख लीजिएगा क्या होता है।
उतना फुल फॉर्म याद कीजिएगा तो फिर तो ना कुछ उत्पादकता आती है ये मन चावल के। ठीक है, ठीक है। तो IR20 जो सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला चावल है, समझे? तो कैसे इसको याद रखिएगा? अभी सबसे ज्यादा मैच कौन देखा जाता है, सब पसंद करता है 2020, पसंद करता है ना 2020 मैच देखना पसंद करता है, हर चीज में मतलब शॉर्ट फॉर्मेट होता है। तो 2020 ज्यादा पसंद करता है, तो यहाँ से ऐसे ही रखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग कौन पसंद करता है 2020, तो ज्यादा पसंद करेगा तो ज्यादा इसका उत्पादन होगा। ठीक है, अब देखिए 14% भूमि पर क्या पाया जाता है, गेहूं। अब आया गेहूं का, तो किसका 14%? पूरा 51% कृषि का। इसका 14%, 51 का 14% गेहूं और 51 का 47% चावल। ठीक है, और कुछ ये 20 के कैसे कहाँ ये इधर चावल के नीचे ये चावल के नीचे 21 नहीं 12 है। 21.7 चावल के दिया हुआ है। विश्व का 12% उत्पादन करता है गेहूं। भारत, गेहूं की भारत जो प्रोडक्शन करता है, चावल वहाँ लिखा हुआ ना 21.7% पूरे विश्व का चावल के यहाँ हवाई विश्व का 21%, दूसरा स्थान, और ये भी दूसरा स्थान 12% भारत। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना, चीन। ठीक है, समझ गए? लास्ट में एक बार रिकैप कराएंगे। अब देखिए इसके अलावा ये सब तो हो गया, ये वाला पहले देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कृषि पे थोड़ा सा। ये सब क्या है, कल्चर है। कौन सा खेती करेंगे तो कौन सा कल्चर कहलाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्लर्क लेवल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो देखिए बहुत टफ नहीं है याद करना, सब रटने वाला रट जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप रटिए नहीं, बाय ट्रिक थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करके क्लू ढूंढ के एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको इतना याद नहीं भी होगा, एग्जाम में क्वेश्चन वो छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर, शेर का रंग कैसा होता है, रेशम के बाल जैसा होता है ना, शेर का बाल कैसा रहता है, रेशम के जैसा रहता है, लटका हुआ पूरा इधर रहता है ना। तो क्या हो गया, रेशमी कीट का पालन, सेरीकल्चर रेशमी कीट क्या है, रेशम कीट का पालन। ठीक है, अब दूसरा देखिए एपी कल्चर। पी मतलब मधुमक्खी होता है ना जी, बी में मधुमक्खी होता है ना। ठीक है, तो एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन। ठीक है, तो मध कौन पी जाता है, मधुमक्खी। मध पीने का कौन काम करता है, सारा फूल के रस पी जाता है, अब पी के क्या बना देता है, मध। तो एपी कल्चर क्या हो जाएगा, पी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, रस पीने का काम कौन कर रहा है, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। अब पीसी कल्चर, अब मछली खाते हैं तो कैसे खाते हैं, पीस करके खाते हैं। कैसे खाते हैं मछली, पीस करके, खाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी खाने वाले खाते हैं, तो पीस करके खाते हैं, तो उसमें पीसी कल्चर होता है। ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। हम नहीं खाते हैं, नहीं हम छोड़ दिए, नॉन वेजिटेरियन हम पहले खाते इन महात्मा का प्रभाव है, छोड़ दिए। कुछ भी नहीं, चिकन अंडा तक छोड़ दिया, स्वाद लग रहा था खा लेंगे हम। ठीक, हम जाते हैं। हाँ, हम 2015 से छोड़े। अच्छा 15 से छोड़े नहीं, जब जागो तब सवेरा वही, जब ज्ञान आत्मज्ञान जागा कि नहीं ये नहीं करना है तो ठीक। हम तो खाते हैं भैया, अच्छा रहेंगे, ठीक है खाइए। इनको अच्छी से आधा छोड़ दिए, हम देखिए आपने 50% छोड़ दिया। देखिए हम अगर खाना ना रहे तो मजबूरी में, अगर जान पे बना है तो खाना उचित है, लेकिन ऐसे अगर कोई शौक से जीव का हत्या करके खाना मेरे अकॉर्डिंग जायज नहीं है। चल खैर वो अपना अपना सबका विषय है। ये देखिए अब क्या है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोर पर क्या लगाते हैं, फ्लावर। फ्लोर को कैसे याद रखेंगे, फ्लोर या फ्लावर। फ्लोर पर फ्लावर लगाते हैं ना जी, एकदम बढ़िया नया घर बनेगा तो उस पर थोड़ा सा ये प्लांट लगा देंगे, थोड़ा सा वो प्लांट लगा देंगे, उसमें पूरा सारा फूल खिला हुआ रहेगा, तो फ्लोर पे फ्लावर। तो फ्लावर कहाँ, तो फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। अब देखिए विटीकल्चर अंगूर की खेती। कैसे इसको याद रखिएगा बताइए, अंगूर बूटे हैं? हाँ, मगही में नहीं बोलता है, अंगूर के दाना को बोलता है कि बुट्टी वो ये है, बोलता है ना बुट्टी। तो इसको विटी याद रखेंगे। विटी मतलब अंगूर कैसा रहता है, छोटा छोटा विटी रहता है। ठीक है, तो विटीकल्चर अंगूर। ठीक है, अंगूर की खेती।
अब देखिए वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, केचुआ पालन। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है? केचुआ से मतलब खाद, मट्टी तो खाए गए पदार्थों से वर्मी। तो ह्यूमस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ह्यूमस मतलब खेती, फर्टिलाइजर का काम करता है कौन? केचुआ। केचुआ। तो कैसे याद रखेगा? वर्मी कंपोस्ट मतलब खाद का काम कौन करेगा? केचुआ। खेत में केचुआ का और क्या बोला जाता है? कृषकों का मित्र। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ। केचुआ को, समझे? अर्थ बन गई होगी ना। हाँ, बहुत हेल्पफुल ये होता है, ठीक है। बेचारा मिट्टी खाता है, मिट्टी उत्पादन करता है, उत्सर्जन करता है, उत्पादन नहीं, उसको उत्सर्जन बोलेंगे, उत्पादन कंडेंसेशन करता है मिट्टी से मिट्टी में। हाँ, ठीक है। लेकिन वो जब मिट्टी आता है तो बहुत ज्यादा ये हो के नमी के साथ नहीं बेचे ना कि केचुआ का काम है ना कि केचुआ का मतलब प्राकृतिक है कि ऊपर नीचे जाने का आदत है, ज्यादातर रास्ता खोदते जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हवा में जितना भी गैस है, इंपॉर्टेंट गैस, वो अच्छे से पास हो सकता है, खासकर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल देता है जो जमीन में पाया जाने वाला। ठीक है। अब देखिए पोमो कल्चर, पोमो को कैसे याद रखिएगा? ना फल खा के फेंक देते हैं, पोपो बनाते हैं। फल खा के फेंक देता है, फल कौन? उसको डंठल को पोपो करते हैं। आम, फल माने फलों का राजा, आम का गुठली के पोपो बना के देख रहा दिमाग इसका, सब बचपन वाला दिमाग लगा के, ठीक है। तो पोमो कल्चर हो गया फलों का उत्पादन, ठीक है। ओलेरी कल्चर कैसे याद रखिएगा? सब्जी का, सब्जी, ओल का सब्जी, ओलेरी कल्चर, सब्जी उत्पादन, सब्जी का, ओल का, ओल क्या होता है? सब्जी होता है, ठीक है। खाएगा तो एकदम खोर देगा, इन्हें से इन्हें एकदम पूरा एक कर देगा। ओली वाला समझे ना? हाँ, ओलेरी कल्चर हो गया। अब देखिए हार्टिकल्चर, देखिए हार्टिकल्चर, हार्टी माने बगान, ये सब बागवानी। हार्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी होता है। तो कैसे इसको याद रखेंगे? हार्ट में जो बागवानी लकड़ी जो होता है कितना होता है? हार्ड होता है, बड़ा बड़ा होता है। हाट में बाजार होता ना है। हाँ, बाजार हो गया। समझ गए? तो हार्टिकल्चर कैसे याद रखेंगे? बागवानी से, बागान में हार्टी ना लगाते हैं, हाथ झोपड़ी उपड़े। हार्टी मतलब हार्ड लकड़ी, हार्ड लकड़ी का ही उत्पादन हम करते हैं ना, सॉफ्ट लकड़ी का तो उत्पादन नहीं करते हैं। तो बागवानी क्या हो जाएगा? हार्टिकल्चर। या एक आध को रट भी लेना, कोई क्लू नहीं मिले तो, अगर सब याद हो जाएगा दो चार को नहीं तो वो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एरोपोटिक, एरोपोटिक मतलब एयरे में हम खेती कर ले रहे हैं, ऊपरे। हाँ। तो हवा में पौधों का उगाना क्या कहलाता है? एरोपोटिक। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोटिक। अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब जल, और पोनिक्स के मतलब अंदर। तो जल के जो अंदर हम उपज करते हैं या उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? पौधों का उगाना या हाइड्रोपोनिक्स। जल में पौधों का उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। जैसे पानी का सिंघाड़ा, या और भी अंदर कुछ कुछ होता होगा। कुछ बोलते हैं कवक, जलकुंभी सवाल देखना पड़ेगा, सवाल होता होगा, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स ये हो गया। अब ये बताइए किसको किसको याद हो गया? मेरा एक बार रिवीजन पहले देख लीजिए। भारत का कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जाने कि भारत के कितना % क्षेत्र में कृषि होगा? 51%। तो 51% क्षेत्र में कृषि होगा। बाकी में क्या होगा? तो 4% में चारा का, 1% में वन होगा, और 2 में क्या? बंजर भूमि, जगह में होबे नहीं करेगा, 2-4 में होबे नहीं करेगा, ठीक है। सबसे प्रमुख फसल क्या है? चावल और गेहूं। सबसे ज्यादा उपज क्या होता है? चावल। विश्व में क्या स्थान है चावल उत्पादन का? दूसरा, ठीक है। भारत में प्रथम, ठीक है। गेहूं का भी प्रथम है भारत में, और विश्व में दूसरा। प्रथम कौन है? तो दोनों में चाइना, ठीक है। कितना % पर चावल होता है? तो 47%। 51 का 47% पे चावल और 14% पे गेहूं। समझ गए? अब देखिए विश्व का कितना 21%, 21.7% उत्पादन करता है चावल,
कौन? भारत। कितना उत्पादन करता है? 21.7%। ठीक है। और गेहूं 12% करता है। अब देखिएगा आप लोग कृषि में एक चीज कि सोचते होंगे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा कंट्री है जो जिसका कहते हैं कि जीडीपी बहुत बढ़िया है ना, अमीर कंट्री है, जैसे स्वीडन वगैरह हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जो जितना भी चाहे बड़ा बड़ा जितना भी कंट्री है उसका अर्थव्यवस्था हमारा अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? हम उससे ज्यादा मेरे पास पैसा फिर भी हम गरीब हैं, और हमसे कम उसके पास पैसा फिर भी वो ज्यादा विकसित कंट्री में आता है। तो इसका लेना देना किससे? कृषि से है या नहीं? कैसे बताइए? आप कृषि से लेना देना यह है कि जैसे कि कोई भी खेती है ना, खेत है तो खेत में कम समय में ही दूसरा फसल को उपजा कर दे रहा है। नहीं, जैसे देखिए इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहां का जो है ना डेंसिटी, घनत्व, मानव का जो घनत्व है वहां 1 किलोमीटर में 8 आदमी रह रहा है, तो इंडिया का कितना है? 1000, 1100, 1200 बिहार का हम बता रहे हैं। ठीक है। दिल्ली में चल जाइएगा कुछ जगह पे तो 18,000 है। तो पॉपुलेशन मान के चलिए कि आपके पास 10 किलो अनाज है, एक बड़ा अनाज मान लीजिए कि 100 किलो आपके पास अनाज है। कितना? 100 केजी आपके पास अनाज है। 100 किलो अनाज में एक को खिलाना है 1000 आदमी के, एक जगह खिलाना है 10 आदमी को, तो किसका ज्यादा चलेगा? किसके ज्यादा? 10 आदमी वाला का ज्यादा, खाने के बाद भी बहुत सारा बच जाएगा तो कुछ और अपना जरूरत में यूज कर सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन 1000 आदमी है तो बढ़िया से खिला भी पाएगा भरपेट? थोड़ा थोड़ा खिलाएगा। तो वही चीज जितना भी वेस्टर्न कंट्री है या चाइना भी हो गया, चाइना सबसे पहले क्या लाया था? 2 चाइल्ड पॉलिसी सबसे पहले चाइना लाया था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो उसके 25-30 साल बाद भारत लाया, लेकिन भारत में अभी तक बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन वहां क्या है? इम्प्लीमेंट हो गया, एकदम स्ट्रिक्ट है वहां का रूल। ठीक है। अब क्या हुआ? 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गया चाइना में। क्या हो गया है? 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो वहां पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। यहाँ का 70% जो पॉपुलेशन है किस चीज पे निर्भर करता है? कृषि पे। ठीक है। और जब कृषि पे निर्भर करता है 70%, तो कृषि से बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं कर सकते हैं हम। कृषि में यही होता है कि न मरे न मोटाई वाला हाल, एक कहावत है। ठीक है। तो न मरने देगा न मोटा होने देगा। ठीक है। तो आप बिजनेसमैन के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी में भारत पीछे रह गया। स्टार्टिंग में आपको बताएं कि चाइना है जो उस पर ध्यान दिया, कृषि की टेक्नोलॉजी पे ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने पे, तो वो आगे चल गया, उसके पास हर चीज सफिशिएंट हो गया। तो वही वाला एग्जांपल अभी दिए ना एक बड़ा में, उतना तो क्या करेगा? चीजों को इनोवेशन करेगा, अपना रक्षा पे खर्च करेगा, नया टेक्नोलॉजी पे, साइंस पे, सब पे खर्च करेगा, क्योंकि खाने वाला तो कम है लेकिन उपज हो रहा है 1 बुड़ा और खाने वाला 10 ही है। और हम उपजा रहे हैं 2 ही बुड़ा, 5 बुड़ा उपजा रहे हैं, लेकिन खाने वाला 5000 आदमी है, फिर भी हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है कि भारत के जो लोग हैं उत्पादन करते हैं, और चूंकि 70%, कितना परसेंट? अप्रोक्स 70% यहाँ का जो पॉपुलेशन है कृषि पे निर्भर करता है। किस चीज पे? कृषि पे। अभी 70% लोग अचानक से खेती करते हैं, सीजनली करते हैं। सबसे बड़ा गड़बड़ की बात क्या है? सीजनली करते हैं। धान रोपा रहा है तो फोन पर एक संधि जी रोपा गए, बुना गए, यही होता है ना। एक बार में सब जगह होता है। तो क्या होता है? जब डिमांड तो उतना ही है लेकिन आपूर्ति एक बार जब काटा तो ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो मार्केट में डिमांड कम हो गया, डिमांड का घटेगा ना वो, क्योंकि अब प्रोडक्ट ज्यादा आ गया है, डिमांड उतना ही है, तो बाद में क्या आएगा? चीज सस्ता हो जाएगा, हमर ले ला वाला हिसाब हो जाएगा। यही ना होगा कि मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए। तो मार्केट में जब ज्यादा चीज आएगा तो चीज क्या होगा? सस्ता होगा। तो उस समय क्या करता है कि 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया आपको प्रति किलो पड़ रहा है बुआई एक सब करके, तो मार्केट में कहेगा है मार्केट में तो 18 रुपये चल रहा है, इतना सस्ता हो गया। तो क्या कीजिए, आप जब 20 रुपया लगा है ना, 21 रुपया, 22 रुपया, 23 रुपया हम ले लेता है जबरदस्ती। कौन? व्यापारी लोग। क्या करता है? व्यापारी लोग कैसे ले लेता है? 1-2 रुपया बढ़ा के ले लेता है। अब 2 रुपया प्रति किलो का उत्पादन में आप कितना किसान कितना अमीर हो जाएगा?
बताइए, हो सकता है? उसका मजबूरी है, अगर नहीं बेचेगा तो खाद वाला कहाँ से पैसा देगा, जुताई वाला कहाँ से पैसा देगा, फसले पर है सब कुछ डिपेंडेंट। तो कभी कभी सुनते हैं कि टमाटर इसी सड़क पर आके किसान बढ़ा दिया तो 1 रुपये किलो खरीदता है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में मंडी में? तो इसी को इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ये कृषि को अगर ध्यान दिया जाए इकोनॉमिक्स कंट्रोल करने के लिए, तो 48 से पहले बहुत बड़ा इसका भूमिका था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, भूमिका कमाते जा रहा है। कौन कमाते जा रहा है? इस पे बढ़िया पॉलिसी नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पे सरकार फिर क्या किया कि सरकार एक लाया MSP। किसको? चूंकि सरकार ही ना राजा होता है, अभी लोकतंत्र का राजा कौन है? सरकार। तो सरकार कहते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है, 20 रुपया लागत लग रहा है, 22 रुपए में खरीद ले रहा है, वही 2 महीना 4 महीना बाद जब शॉर्टेज हो जा रहा है तो उसी को क्या कर रहा है व्यापारी लोग, 35 रुपया और 40 रुपया 50 रुपया वही चीज को बेच रहा है। मतलब उसको कहते हैं स्टॉक करके रख लेना, ठीक है, और धीरे 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 सप्लाई करना, ठीक है। वो बताएंगे बहुत अच्छे से एक दिन। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो सरकार कहा ये खबरदार मिनिमम MSP होगा, मिनिमम, हाँ क्या होगा MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, सपोर्ट प्राइस, ठीक है, कि इतना से कम में कोई नहीं ले सकता। अगर कोई नहीं लेता है तो आप हमारे पास ला के बेचिए और वही से हम गरीब लोग को जो है जो जिस खाना के लिए तरस रहे हैं उनको हम देंगे, पता क्या पीले के आपको कार्ड होता है उसके लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि व्यापारी के तो कहा कि उससे कम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जहां 20 रुपया हमको खर्च पड़ रहा था, पहले 22 में खरीद रहा था, और सरकार तय कर दिया कि नहीं जी कम से कम हम 28 रुपया में हम आपसे लेंगे, मिनिमम सेल पर हमको बेच दीजिए, कोई नहीं लेता मेरे पास लाके पहुंचा दीजिए, ठीक है, हम खरीद लेंगे, तो 28 रुपये। तब मार्केट में भी क्या होगा, जब MSP पर 28 रुपये खरीद रहा था, सब कहेगा कि हम वहीं ना जाके बेच दें, तो मिनिमम सबको 28 रुपया 29 रुपया 30 रुपया मिलने लगा ना। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, थोड़ा सा स्थिति बेहतर हुआ। इसीलिए देखते हो कि MSP हटा रहा था, घटा रहा था, तो उसको ये बहुत आंदोलन किसान लोग करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा राहत होता है, विकास नहीं होता है किसान लोग का, क्या होता है, राहत मिलता है, समझे। विकास के लिए क्या करना होगा, उन्नत खेती करना होगा। उन्नत खेती मतलब कि सिर्फ चावल और गेहूं पे इंडिपेंडेंट नहीं रहना होगा, सभी तरह का खेती, हर तरह के फसल जो देखेंगे कि 2 महीना बाद कौन सा फसल का डिमांड है, सब अलग अलग तरह का खेती करेगा। जैसे ठंडा में गोभी का खूब प्रचलन रहता है, लेकिन गर्मी में मिलता ही नहीं है, तो गर्मी में आप उसको ये बना के खेती कीजिए तो आपको ठीक ठाक मिलेगा, समझे। दूसरी बात, सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, यहाँ फल आप कैसे खरीदते हैं, 50 रुपए 60 रुपए 40 रुपए 100 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए 200 रुपए। लेकिन यही फल आप दुबई UAE इधर चले जाइए तो यही फल कैसे मिलता है, 8000 रुपए 9000 रुपए किलो, यही फल। क्यों? क्योंकि वहां फल का खेती नहीं होता है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, ठीक है। तो उन लोग क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देना चाहिए। तो ले जाएगा एरोप्लेन से सेब के नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को एक अच्छा सड़क बनाना चाहिए, रूट तैयार करना चाहिए, ठीक है, जिसको कॉरिडोर बोलते हैं। समुद्र से ले जाता है ना, समुद्र से उसका बहुत ज्यादा चार्ज लग जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन। समुद्र से ले जाइए सिर्फ किसी भी चीज का बहुत ज्यादा, आप फल नहीं ले जाके बेच सकते हैं, फल ले जाइए तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा। जितना खरीदी उससे ज्यादा उसका। दूसरी बात, जगह सड़क कैसे बनेगा, विदेश तक सड़क बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जा सकते हैं सड़क, तो वहां से फॉरेन पॉलिसी होता क्यों है, इतना संगठन बना क्यों है, UN ये वो सब बना क्यों है? तो इस पे काम करना चाहिए। अब सोचिए कि यहाँ से अगर UAE के बना दे, डायरेक्ट सड़क मार्ग बना दे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से लाइसेंस लोग लेगा, बड़ा बड़ा ट्रक पे ला देगा, उसको ले जाने में 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी खर्च हो ट्रांसपोर्टिंग में, लेकिन वो अर्न कितना करके आएगा, 2-4 लाख रुपए बचा भी लेगा वहां जाकर अगर सेल करेगा तो डायरेक्ट मंडी में। कहाँ का, वहां का मंडी में। तो ये सब पॉलिसी अगर आएगा, इंप्लीमेंट होगा, तब जाके चीज बेहतर हो सकता है, एग्रीकल्चर आगे जा सकता है। लेकिन इस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी जैसे उद्योग में जैसे ही आएंगे, भारत का अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक 70%, एक तरफ 30%, और 30% को 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक है जो 3% और एक है जो
27%। तो जो 3% है वो मैक्सिमम टैक्स पेयर होते हैं, मैक्सिमम टैक्स पेयर। मतलब एक वो स्टार्टिंग कहाँ से किया, खुद से मेहनत खुद किया, अपने आप को सेटअप खुद किया, लेकिन जब पैसा कमाने लगा तो सरकार कह रहा हमको चाहिए, तो वहां पे 40% उसको टैक्स देना पड़ता है। 1 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया अर्न करता है कोई कंपनी, तो वहां पे 40 करोड़ सरकार को गवर्नमेंट के देनी पड़ती है। और वही 40 करोड़ का टैक्स लेके सरकार क्या करता है, इस 70% को जो देता है ना राहत, MSP, ये वो रोड सब, तो ये सब हम एक अलग टॉपिक है, बहुत लंबा है इसका, अगर इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो बहुत लंबा। मैक्सिमम टैक्स 30% ना है सर? नहीं 40। बिजनेस के लिए बिजनेस 18 कि कितनों के कमाई, मतलब कि 30% हाईएस्ट टैक्स है? नहीं, उसका टैक्स स्लैब बताएंगे आपको, वो जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तो सबका स्लैब बना हुआ है, इतना के बाद इतना, इतना के बाद इतना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।